Hello, I am Abhishek. I am from Bihar. I have qualified IIT JAM all India rank 448. Then I qualified GATE. After that, I qualified IJET Pune MSc examination. After that, I joined IIT BHU MSc Chemistry. Then I joined Vedantu Muzaffarpur as a doubt faculty. तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस में। हर साल एक दो क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी क्या होता है, जैसे AB भी सॉलिड है, ठीक है। जब इसको अगर हम सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है, जनरली पानी यहाँ सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है। जब इसको पानी में हम डालते हैं तो ये AB एक्वस के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब ये जो एक्वस के फॉर्म में आता है, फिर इसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जो बनता है A प्लस और B माइनस, ठीक है। ये एक्वस होता है ये रिंग, और ये भी क्या होता है, एक्वस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे माने कि T इक्वल टू 0 पर, ठीक, तो T इक्वल टू 0 पर इसका जो कंसंट्रेशन होता है, T इक्वल टू 0 पर इसका जो इनिशियली कंसंट्रेशन है C है, ठीक। और इसका A प्लस और B माइनस का शुरू में कोई 0 पर, जब टाइम 0 है तो उसका शुरू में ना A बनता है ना B बनता है, ठीक है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर इसका जो होगा C माइनस एक्स होगा, और ये x होगा, और ये x होगा। और x अल्फा जो होता है वो क्या होता है, x अपॉन C होता है, ठीक। अल्फा जो होता है DOD में कहा जाता है। तो x जो आपका होगा क्या होगा, अल्फा इंटू C, क्योंकि हम लोग यहाँ आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग अल्फा के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, C माइनस C अल्फा, ठीक है, C अल्फा और C अल्फा। और इस केस में जनरली इस केस में क्या मान के चलते हैं कि अल्फा का वैल्यू 1 होता है। जनरली इस केस में क्या होता है, अल्फा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जब अल्फा का वैल्यू 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, C माइनस C, ये क्या हो जाएगा आपका C, और ये क्या हो जाएगा C। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, अप्रोक्स 0, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, अप्रोक्स 0 हो गया। तो ये लगभग खत्म हो जाता है, बच जाता है आखिरी में क्या, C और C। इसका लगभग जो मेरा जो कंसंट्रेशन आ रहा है, कहां पर आ रहा है, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या आ रहा है, लगभग 0 आ रहा है। और इसका क्या आ रहा है, C आ रहा है और C आ रहा है। कब आ रहा है C, जब हम अल्फा का वैल्यू क्या मान रहे हैं, A। जब अल्फा का वैल्यू हम 1 मान रहे हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा है C आ रहा है और C आ रहा है। तो इसलिए जनरली जो होता है ना, हम लोग जब इस टर्म को पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी को, तो इस टर्म को हम लोग हटा देते हैं। तो डायरेक्ट कहां चालू होता है, सॉलिड से चालू होता है और यहां पहुंचता है, ठीक है। मतलब AB सॉलिड होगा, फिर यहाँ एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगी, ये बीच का जो टर्म है वो खत्म हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो गया लगभग। तो ये क्या बनता है, A प्लस और B माइनस, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, S लिखेंगे S, क्योंकि अब C को हम लोग क्या बोलते हैं, S, और S मेरा क्या है, सॉल्युबिलिटी। S क्या है आपका, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। S मेरा क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो अब हम बात करेंगे KI का। KI मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो KI यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा, AB सॉलिड, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, KI इंटू AB सॉलिड, ठीक है, A का कंसंट्रेशन और B माइनस का कंसंट्रेशन, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, KSP। इसके बाद जो हम यहाँ करेंगे क्या होगा, KSP, ठीक है, A प्लस और B माइनस, ठीक है। अब मेरा जो KSP आखिर क्या है, KI क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये मेरा जो सॉलिड था, सॉलिड जो था वो आयनाइज होकर E प्लस और B माइनस बना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, A सॉलिड तो इसमें कन्वर्ट होता है और ये पूरा आयनाइज हो जाता है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन 0 है तो इसको 0 मान लेते हैं। तो मेरा KSP है, और यहाँ पर क्या है, A प्लस और B माइनस, तो क्या लिखेंगे, S,
कि ए का वैल्यू कितना होता है, एस मान लेंगे तो एस होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ पर आ गया आपका पीएसपी स्क्वायर क्या आ गया आपका एस स्क्वायर। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है, ये तो थ्योरम है, उसका ये जनरल टर्म में हम चलते हैं। इसका जो जनरल टर्म है ये आपका अगर सॉलिड है, ठीक है, इसका जो जनरल टर्म होगा ए का पावर पी, ठीक है, बी का पावर क्यू। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, बी ए का पावर क्यू प्लस प्लस क्यू बी का पावर पी माइनस, ठीक है। तो इसका जो आपका जो सॉल्युबिलिटी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, पीएसपी इसका कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म, पी का पावर पी क्यू का पावर क्यू, ठीक है, और एस सॉल्युबिलिटी लिख के वहां पर क्यू प्लस पी कर देंगे, यहाँ से हम इसका निकल जाएगा। और जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट करके रखना है जरूरी है। पहला क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात कि आपको एस को जो होता है, एस सॉल्युबिलिटी को आपको यहाँ क्या मानना है, कंसंट्रेशन, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है उसका यूनिट चेंज कर देता है। एस क्या है, कंसंट्रेशन, समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन मतलब क्या, एस। जनरली जो एस का वैल्यू क्या होता है, सी इंटू अल्फा, और अल्फा को हम एक मान के चलते हैं मेंस के लिए। एडवांस में क्या करेगा, इस अल्फा का वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या आया, एस का वैल्यू क्या है, सी के बराबर, सी क्या है मेरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मेरा क्या होता है, कंसंट्रेशन मेरा क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में लीटर। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, क्योंकि जेई मेन में क्या किया है, इसका जो एस का वैल्यू है ना वो जनरली मिली ग्राम पर लीटर में दे जाता है, इसको कन्वर्ट करना होगा आपको मोल में, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट हो। अब इसका हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो जेई एडवांस में आता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विद साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो अब हम जो न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर जेई एडवांस का टॉपिक है, प्रॉपर। जेई में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आयनिक ये आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब हम लोग साल्ट हाइड्रोलाइसिस को केएसपी से जोड़ेंगे और फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, देखते हैं। तो अब इसमें है क्या, जैसे ये मेरा कोई साल्ट है, ठीक है, इसमें ये वाटर मेरा क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट के जैसा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, साल्ट। साल्ट जैसे एग्जाम्पल के तौर पर AgBr ले लिए या कोई सा भी साल्ट ले लिए, ठीक, जनरली AgCN लेते हैं, ठीक है, AgCN लेते हैं। और इसी में फिर हम लोग एक एसिड भी डालेंगे, क्या डालेंगे, वीक एसिड। क्या डालेंगे, वीक एसिड। तो वीक एसिड एग्जाम्पल पर क्या ले लेते हैं, HCl। अब इसमें हम लोग को निकालना है क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ये फेमस क्वेश्चन है, जेई मेंस और जनरली एडवांस में आता है क्वेश्चन टाइप का। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AgCN है, AgCN का हम लोग ब्रेक करेंगे, क्या बनेगा, Ag प्लस और क्या होगा इधर आपका Cn माइनस, ठीक है, Ag प्लस और Cn माइनस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर TSP क्या आ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस और Ag प्लस, ठीक है। अब ये Cn माइनस फिर से फर्दर पानी से रिएक्शन करेगा, इसको बोलते हैं हम साल्ट हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि साल्ट एक आयनिक है और ये एक अनायनिक है, पानी से जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये एसिड फॉर्म करेगा, HCl प्लस OH, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर कंसंट्रेशन आएगा S आएगा और यहाँ पर S आएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर कंसंट्रेशन की कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो जो यहाँ बनेगा वो यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, S होगा और ये T = 0 पर S है,
ठीक है। ये पानी मेरा क्या रहता है एक्सेस में, इसका कोई मतलब उतना होता नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं बना है, शुरू में कुछ नहीं बना। उसके बाद क्या होगा, मेरा रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब रिएक्शन जब मेरा स्टार्ट होगा तो क्या होगा, T = T इक्विलिब्रियम पर S - x होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बनेगा और x बनेगा, ठीक। अब हमको सोचना है कि हमको s का वैल्यू कैसे हम निकालें। अच्छा, कॉमन आर इफेक्ट्स, तो यहाँ s - x है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका s - x होगा। क्यों होगा यहाँ पर s - x, कॉमन आर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। Cn माइनस जो है यहाँ पर Cn माइनस, वहाँ Cn - सेम है, तो यहाँ से अगर घट रहा तो वहां से घटेगा, ऐसा थोड़ी बीच में से घटा दो, उधर से नहीं घटा पा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये यहाँ पर तो मेरा जो s का वैल्यू होगा वो क्या होगा, दोनों का सम होगा। इसका सम होगा HCl का कंसंट्रेशन प्लस क्या होगा आपका Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन वो क्या वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है Ksp and Ag प्लस जो मेरा Cl माइनस का वैल्यू आ रहा है कंसंट्रेशन, वो क्या आ रहा है Ksp and Ag प्लस, और HCl का क्या आ रहा है HCl का यहाँ से क्या आ रहा है वैल्यू, ठीक है। पहले तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं KH, क्योंकि मेरा यहाँ पर साल्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था। KH = क्या आ जाएगा आपका HCl का कंसंट्रेशन, ठीक है, OH माइनस का कंसंट्रेशन, नीचे मेरे क्या आ जाएगा Cl माइनस, ठीक। यहाँ से हमको निकालना है क्या है HCl का कंसंट्रेशन। HCl का मेरा कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, HCl का मेरा कंसंट्रेशन आ जाएगा Cl माइनस KH अपॉन OH माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये OH माइनस इधर आ जाएगा और Cl इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस वैल्यू का हम लोग, ये दोनों वैल्यू का हम लोग को यहाँ को डालना है, पुट करना है, ठीक है। तो जहां S का वैल्यू S का वैल्यू, HCl का वैल्यू मेरा क्या आ गया है Cl माइनस, ठीक है, कंसंट्रेशन KH। अच्छा, KH का वैल्यू होता है, KH जो होता है मेरा साल्ट हाइड्रोलाइसिस में KW/KA होता है, ठीक है। तो Cl माइनस हुआ, अब KH की जगह हम क्या डाल देंगे KW/KA, नीचे मेरा क्या आ जाएगा OH माइनस आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद मेरा KSP में Cl माइनस से क्या आ रहा है प्लस KSP अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, KW का वैल्यू क्या होता है H प्लस और OH माइनस, इस वैल्यू को भी हमने यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा Cl माइनस H प्लस OH माइनस, इधर क्या आ जाएगा आपका OH माइनस, ठीक है, और K प्लस क्या आ जाएगा आपका KSP and Ag प्लस, बस वैल्यू को पुट करते जाना है। तो अब हम लोग चालू करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को डाल देंगे, यहाँ पर OH माइनस है, हम लोगों ने क्या किया कि KW का वैल्यू को डाल दिया। अब ये OH माइनस से OH माइनस कैंसिल, ठीक है। तो S का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका Cl माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन Ka, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका H प्लस, इधर क्या आ जाएगा आपका KSP और Ag प्लस का कंसंट्रेशन। अच्छा, Cl माइनस का मेरा क्या है कंसंट्रेशन KSP अपॉन Ag, ठीक है। ये Cl माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ KSP अपॉन Ag प्लस, तो यहाँ हम वो भी डाल देंगे, क्या डाल देंगे KSP, ठीक है, H प्लस, और इधर क्या आ जाएगा आपका Ka, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा आपका Ag प्लस, क्योंकि जो Cl माइनस का वैल्यू क्या है KSP अपॉन Ag प्लस है, इससे वैल्यू क्या आ जाएगा KSP अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन। आखिर Ag जो है, इसका जो वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस उसका वैल्यू क्या है S के बराबर, क्या है S है, सॉल्युबिलिटी है। तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा KSP H S अपॉन Ka, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा
KSP अपॉन S। अब यहाँ से S कॉमन हम लोग ले सकते हैं और KSP कॉमन ले सकते हैं, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP इंटू S, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपका H, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन, तो यहां से जो मेरा S का वैल्यू है वो क्या आएगा, यहां से जो मेरा वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, S का स्क्वायर, ठीक है, S का स्क्वायर KSP 1 प्लस H प्लस का कंसंट्रेशन और K, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर KSP 1 प्लस H प्लस और K। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, ये IIT एडवांस 2018-23, ठीक है, और मेंस में 2 बार आ चुका। बस इस फार्मूला से क्वेश्चन आपको करना कुछ नहीं है, KSP का वैल्यू दिया रहेगा गिवन, H प्लस का कंसंट्रेशन दिया रहेगा और K का वैल्यू दिया रहेगा और आपको वैल्यू को पुट करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक टॉपिक है जो IIT एडवांस मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। जो सेशन चलता है या कोई बैच है तो उसमें कैसे स्टूडेंट को आप हर स्टूडेंट को इंगेज कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनसे हम बात करेंगे, उनसे आई कांटेक्ट बनाएंगे, उनके बार बार आप सेशन के बीच में आप घूमते रहें, सबके और देखते रहें कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, और बात करते हैं तुमने पढ़ा, तुमने चीज़ को समझा, कहाँ डाउट हो रहा है। इसके अलावा कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे अकेले मिलकर उनसे उनका जो डाउट है उसको सॉल्व करें, उनको समझाएं कि कहाँ आपकी कमियां हैं, कहाँ आपका दिक्कत हो रहा है, किस कॉन्सेप्ट में आप लैग कर रहे हैं। और मिनिमम से मिनिमम जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो क्वेश्चन कर ही लेंगे, तो उनको और अच्छा क्वेश्चन दिया जाए, जेईई मेंस से भी ऊपर क्वेश्चन, एडवांस और अच्छे क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चे जो अच्छे मतलब इन द सेंस उनको थ्योरी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उनको बेसिक क्वेश्चन चालू कराया जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आप थ्योरी को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इंगेज करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप बच्चों को थ्योरी, क्वेश्चन और इसके बाद आप उनसे डिस्कस करें कि आपने क्या सीखा। और हर बात पर रैंडम किसी बच्चे को उठा के पूछ ले कि आपने क्या पढ़ा है, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया, तो उनसे अलग से मिलकर उनको कॉन्सेप्ट को फिर से अच्छा समझाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि आप जो अगर किसी बैच में कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज बच्चे हैं, कुछ एवरेज बच्चे, तो उनको कैसे टैकल किया जाए। तो एक तो जो आपका बैच जो चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से वीक हैं किसी पोर्शन में, तो उनको अलग से समय देके, उनको अलग से टाइम देके उस कॉन्सेप्ट को और इजीली लाइव एग्जांपल देके उनको एकदम बेसिक से जोड़ के, हर बच्चे का सोचने समझने का, बच्चा तो सब अच्छा होता है, कोई बच्चा खराब नहीं होता है, बस उनका होता है कि कुछ बच्चों को कोई बातें बहुत जल्द समझ में आती है, कुछ बच्चों को कोई बातें बहुत आराम, थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो जो बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है समझने में, उनको हम लोग लाइव एग्जांपल के थ्रू या बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, उनको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू, छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू उन्हें हम समझाएंगे और सबको ट्राई करेंगे वो कॉन्सेप्ट पर हर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करे और इक्वल पेस पे हर बच्चा आ जाए। वो इक्वल पेस पे हमारा क्योंकि मेंटर है, तो मेरा जो टारगेट ये हो कि हर बच्चा एक एक कॉन्सेप्ट को सीखे, समझे, क्योंकि उनका बोर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, जेईई मेंस भी इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट जेईई मेंस तक का तो सफर पूरा करे। तो कुछ बच्चे जो होते हैं सेशन में, कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा हल्ला करते हैं या थोड़ा सा बदमाशी करते हैं, तो उन बच्चों को, क्योंकि वो कैरियर के, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, वो कैरियर के प्रति उतने जागरूक नहीं है उन्हें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं जेईई का एग्जाम बहुत टफ होता है, हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, तो वो थोड़ा सा फोकस कम कर देते हैं, या फिर नीट एग्जाम टफ होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि उन बच्चों को भी इंक्लूड करें, उनको बताएं कि जेईई तो ठीक है लेकिन आप बोर्ड्स का भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बच्चे भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे उनसे अलग से मिल के, उनको डाउट सॉल्व करके, उनको हर एक बात समझा के कि आपका नीड है, इस टॉपिक का नीड्स बोर्ड में है, एटलीस्ट आपको बोर्ड तो पास करना ही है, तो उनको भी मोटिवेट करके, उनको ये नहीं कि उनको डांट रहे हैं, उनका मॉडल को डाउन कर रहे हैं, नहीं, उनको भी इंकरेज करके हम लोग उन्हें भी बेसिक, ज़्यादा टफ नहीं तो बेसिक चीज़ों को समझा ही देंगे।
ठीक है। जो आखिरी का फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर मैंने कोई डिफिकल्ट टॉपिक, जैसे मैं खुद बैठ के जेई का तैयारी, मैं जेई का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आईआईटी एडवांस मेंस का, तो मैं देखता हूँ कुछ अगर मैंने डिफिकल्ट टॉपिक है और उसको मैंने इजी सिंप्लीफाई वे में समझाया तो बच्चे तो खुश होंगे, उससे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मैंने ये टफ कॉन्सेप्ट को इजी से इजी वे में समझा दिया। और आखिरी में है कि आप बच्चों कैसे इंस्पायर करेंगे, क्योंकि मैं खुद आईआईटी से हूँ, तो मैंने वो लाइफ देखा है, आईआईटी का लाइफ देखा, वो कल्चर देख के आया, तो मैं खुद उन लोगों को समझाऊंगा कि आईआईटी में ऐसा लाइफ होता है, एक अच्छे कॉलेज का लाइफ ऐसा होता है, एक आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा बनता है, आप अच्छे लोगों के बीच रहते हो, आपका एट द एंड आपका पैकेज भी अच्छा मिलता है, तो एक इम्पैक्ट मैं डाल सकता हूँ। मैंने एज ए कोचिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन किया और इस फील्ड में क्यों आना चाहा, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे केमिस्ट्री से लव है। मैं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री को इजी से इजी, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है केमिस्ट्री याद करने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री को रटा जाता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक टफ होता है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों का एक एक चीज़ में फील दूँ कि कोई रिएक्शन कैसे हो रहा है, कोई रिएक्शन कैसे चल रहा है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं इजी वे में, मतलब डिफिकल्ट टॉपिक को मैं आसानी से समझा सकूँ। थर्ड है कि वेदांतु सेंटर मैंने, क्योंकि मैं आईआईटी से जब पास आउट हुआ तो मैंने चाहा कि इस फील्ड को मैं आऊँ, इस फील्ड में मैं आऊँ, तो मैंने वेदांतु सेंटर ज्वाइन किया जाए डाउट फैकल्टी। मैंने डाउट फैकल्टी इसलिए ज्वाइन किया, मैं देखना चाह रहा था कि अगर एक स्टूडेंट को का बेसिक नीड क्या है, उनको कहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, किस पॉइंट में वो दिक्कत होती है, तो मैंने वहाँ से शुरुआत किया। और वेदांतु की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ बच्चों का बहुत केयर किया जाता है, जो अदर इंस्टीट्यूट में नहीं है। हर बच्चों के साथ बैठ के एज ए फ्रेंड जैसा बात किया जाता है, उनकी हर जो उनकी दिक्कत होती है उनको देखा जाता है, फिर उनके साथ अगर किसी बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ टीचर फैकल्टी बैठ के उनको ये चीज़ समझाते हैं। तो ये वेदांतु का एज ए फ्रेंड कल्चर बहुत बेहतरीन है, जो अदर इंस्टीट्यूट में नहीं है। थैंक यू सर।